बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक आज का है ये कंटिन्यूटी है पिछले टॉपिक्स की। हमने स्टार्ट किया था सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड्स कि बायोलॉजी ने इंसानियत की क्या खिदमत की है। तो हमने इसके 3 बड़े पॉइंट डिस्कस करने थे। पहला, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे किया है। दूसरा, डिजीज़ कंट्रोल से रिलेटेड था। तीसरा, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। तो पहला पॉइंट तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फूड प्रोडक्शन को बायोलॉजी की वजह से कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। आज दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि बायोलॉजी की वजह से डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया गया है। तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है? डिजीज़ कंट्रोल। देयर हैज़ बीन फंटास्टिक प्रोग्रेस इन एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। बायोलॉजी ने डिजीज़ कंट्रोल के मामले में और हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। फैंटास्टिक प्रोग्रेस, ठीक है। 3 प्रॉन्ग का मतलब होता है शाख। जब भी हम बात करते हैं डिजीज़ कंट्रोल के तो इसका जो प्रोग्राम है वो 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 3 pronged एक्शंस आर यूजुअली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है, इस एक्शन को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करें, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम बीमार ही ना हो। तो बीमार कैसे नहीं होंगे, इसके लिए पहला जो एक्शन लेना पड़ेगा वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, हिफाजती इक़दामात हैं। फिर दूसरी हमारी कोशिश होती है कि जो जरासीम हैं वो हमारे अंदर अगर चले भी जाएं, जो जर्म्स है वो अंदर चले भी जाएं, तो हमारा बॉडी सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ आसानी से लड़ सके। तो इसके लिए हम करवाते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जो हमारी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरा, हमारे पास अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी फेल हो जाए और हम बीमार भी हो जाएं, तो फिर आखिरी हल ये है कि ड्रग ट्रीटमेंट, कि हम उसका फिर इलाज करते हैं। तो पहली कोशिश होती है कि जरासीम हमारे करीब ही ना आए, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है। अगर आ जाएँ तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, उसके लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। और अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी फेल हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियती सिस्टम भी फेल हो जाए, तो आखिरी हल हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट। अगर ये भी फेल हो जाए, फिर वो कहते हैं ना, फिर अल्लाह की मर्ज़ी। तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हिफाजती इक़दामात। किसी भी बीमारी से बचने के जो इक़दामात किए जाएंगे वो प्रिवेंटिव मेजर्स कहलाएंगे। तो बायोलॉजी ने जो तरक्की की है, यानी बायोलॉजी के अंदर जो एडवांसेस है, इसने सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दी है कि हमें डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे अगर हमें अपने दुश्मन का ना पता हो और बज़ाहिर ऐसे लग रहा हो कि हमें नुकसान हो रहा है और दुश्मन का हमें पता नहीं है, तो फिर दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कॉजेटिव एजेंट हमारा दुश्मन है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन हमें ना होती तो इसको किल करना, इसको मारना बड़ा मुश्किल था। तो बायोलॉजी ने पहला जो काम किया, हमें बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया। दूसरा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दुश्मन का पता चल भी जाए लेकिन हमें यह ना पता हो कि वो किस रास्ते से हमला करता है, तो फिर भी उससे निमटना, उसके खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट किस तरह हमला करता है, इसकी इंफॉर्मेशन भी बायोलॉजी ने हमें दी है। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बायोलॉजी की वजह से हमें मिली हैं, कॉजेटिव एजेंट की इंफॉर्मेशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वो फैलता कैसे, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कैसे हो, मुंतकिल कैसे हो। जैसे यहाँ 2 एग्जांपल आपके सामने है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स कहते हैं। सबसे पहले इस बीमारी में होता क्या है? सिंड्रोम कहते हैं बीमारी के मजमूए को। ऐसी कोई भी हालत जिसमें काफ़ी सारी बीमारी इकट्ठी लग जाए, वो सिंड्रोम कहलाता है। एक्वायर्ड का मतलब है हासिल करना, इम्यूनो का मतलब क़ुव्वत मुदाफ़ियत, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जिसकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी आ गई और उसको फिर काफ़ी सारी बीमारियाँ लग गई, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या इसको एब्रीवेशन इसका एड्स है। तो सबसे पहले हमें कॉजेटिव एजेंट के बारे में बायो ने बताया है कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। उसके बाद ये ट्रांसमिशन है कि वायरस फैलता कैसे है।
दो मेथड आपकी बुक में फ़िलहाल डिस्कस किए, वैसे इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ये सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से फैलता है एक पर्सन से दूसरे, और दूसरा कॉन्टेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी आलूदा का मतलब क्या है, जिसके ऊपर HIV वायरस लगा हुआ है। जैसे आपने किसी एड्स के पेशेंट को कोई सिरिंज लगाई, कोई आपने मेडिसिन लगाई सिरिंज के ज़रिए से, वो अब उसके ब्लड के अंदर चली गई, ब्लड के ज़रिए से भी ये फैलता, तो ब्लड उस सिरिंज पे लगा, आपने किसी हेल्दी पेशेंट को लगा दी तो इसके ज़रिए से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक शख्स जिसमें एड्स की बीमारी है, आपने उसका ऑपरेशन किया किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, वही इंस्ट्रूमेंट आपने स्टीरलाइज किए बगैर किसी और पर इस्तेमाल कर दिया, तब भी एड्स फैल सकता है। तो इसका इलाज क्या है? ट्रांसमिशन हमारे पास होती है इन दो ज़रिए से। तो डॉक्टरों की कोशिश होती है कि वो ये कहते हैं कि डॉक्टर एडवाइस अस टू टेक प्रिकॉशन ऑन दीज फ्रंट्स। तो डॉक्टरों का कहना ये है कि हम लोग एहतियात करें इन पॉइंट्स पे, यानी अगर कोई एड्स का पेशेंट है उस पर इस्तेमाल करता हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम इस्तेमाल ना करें, सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हमें ये बीमारी ना हो, विच इज़ एट प्रेजेंट इन, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं अभी तक डिस्कवर हुआ, ये ला इलाज बीमारी है। तो डॉक्टरों का कहना ये है कि हम एहतियात करें, वो रास्ते जिनके ज़रिए से एड्स फैलता है उनसे बचा जाए, ताकि हमें वो बीमारी ना हो, क्योंकि ये बीमारी इस वक्त इनक्योरेबल है कि इसका इलाज कोई नहीं है। उसके बाद दूसरी हमारे पास डिजीज़ है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का लफ्ज़, ये जो वर्ड है ना आइटिस, जहां भी इस्तेमाल होगा इससे मुराद इन्फ्लेमेशन होता है। हिपैट कहते हैं लीवर को, तो इस लीवर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। तो इसका कॉजेटिव एजेंट भी वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस उसको कहा जाता है। ये फैलता कैसे है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चूंकि हेपेटाइटिस भी एक ख़तरनाक बीमारी है, इस वक्त जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जिस रास्ते से ये फैलता है उस रास्ते से बचा जाए। यानी अगर एक हेपेटाइटिस का मरीज़ है उसका ब्लड हम कम इस्तेमाल करें, किसी और को मत दें, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए से फैलता है। या उस पर इस्तेमाल करदा सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए हैं वो हम इस्तेमाल ना करें किसी और पेशेंट के ऊपर। अगर करना भी है तो स्टीरलाइज करके इस्तेमाल किए। तो डॉक्टर एडवाइस अस टू बी केयरफुल, कि वो एहतियात करें, अवॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ मतलब ये है कि जिस जगह हेपेटाइटिस है उस जगह से बचा जाए। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स का एक तरीका है कि हमें अगर कॉजेटिव एजेंट का, या तो कॉजेटिव एजेंट को ख़त्म कर दिया जाए या फिर उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ख़त्म कर दे। तो दो एग्जांपल से यहाँ आपको समझ आ ही गया होगा कि प्रिवेंटिव मेजर बनाया कैसे जाता है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, कि अगर जरासीम अंदर चले भी जाएं तो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम इतना मजबूत होना चाहिए कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो इसके लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जाती है। वैक्सीन है क्या? ये कोई हमारे पास एक ऐसा इंजेक्शन या एक ऐसी दवाई है जिसमें मरे हुए ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कमज़ोर जिंदा ऑर्गेनिज्म। अटेनुएटेड का मतलब होता है कमज़ोर। दैट इज, यानी ये एक ऐसा लिक्विड है या एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें मरे हुए जरासीम मौजूद होते हैं या जिंदा कमज़ोर जरासीम मौजूद है। दैट इज़ एडमिनिस्ट्र्ड, जब उनको दाखिल किया जाता। होता यह है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बाज़ चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करता अगर वो अचानक से हमला कर दें, तो उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। अब होता यह है कि वैक्सीन का मकसद ये होता है जब कमज़ोर जरासीम या मरे हुए जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो अंदर जाके हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को तैयार करेंगे, क्योंकि वो कमज़ोर होने की वजह से हमारी बीमारी तो काज नहीं कर सकते। कमज़ोर जरासीम को देने का मकसद या मरे हुए देने का मकसद ही ये है कि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो उन कमज़ोर होने की वजह से हमें बीमारी ना हो। लेकिन जिस वक्त हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उनको ख़त्म करेगा तो वो अपने आप को तैयार कर लेगा, यानी वो हमारी बॉडी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियाती सिस्टम की खासियत ये है कि अगर एक दफ़ा उसने एंटीबॉडीज़ बनाने का सिस्टम तैयार कर लिया
तो सारी ज़िंदगी उस ऑर्गेनिज्म को वो बॉडी में इंटर नहीं होने देगा। ये एंटीबॉडीज सारी ज़िंदगी के लिए उसकी बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगी। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी प्रिपरेशन जिसमें मरे हुए ऑर्गेनिज्म या कमज़ोर ऑर्गेनिज्म उनको दाखिल किया जाता है, और फिर अगर इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो वैक्सीन जाके इम्यूनिटी सिस्टम से एंटीबॉडीज़ बनवा लेगी। अगर है तो वो उसको इंक्रीज करवा देगी टू ए पार्टी, और इस तरह एक पार्टिकुलर डिजीज़ के जरासीम से हिफाजत हो सकती है। जैसे पोलियो की जो वैक्सीन है उसमें पोलियो के वायरस मौजूद होते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर पोलियो का वायरस जाता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान लेती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो कमज़ोर होने की वजह से वो बीमारी नहीं काज कर सकता। लेकिन जब एक ताकतवर पोलियो का वायरस इंटर होगा तो हमारा सिस्टम चूँकि पहले तैयार बैठा है, एंटीबॉडीज़ बनी पड़ी हैं, तो वो उसको किल कर देगा। वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीन को जिस्म में दाखिल करने का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ इनॉकुलेशन, इनॉकुलेशन का मतलब है दाखिल करना, ताकि बॉडी में अगर कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है उसको पैदा किया जा सके, अगर है तो उसको बढ़ाया जा सके, इस कॉल्ड है वैक्सीन। तो जिस्म में वैक्सीन को दाखिल करने का प्रोसीजर ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को पैदा या बढ़ाया जा सके, इसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। अच्छा, इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनिटी का बढ़ना, इम्यूनाइजेशन। हमने जो वैक्सीन दी है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ी है, ये पैदा हुई है किसी भी बीमारी के खिलाफ, तो इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो द फिनोमिनन, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर बॉडी के अंदर मौजूद इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट ऑफ इम्यूनिटी। और ये काम क्यों होता है? जब बॉडी के अंदर वैक्सीन दाखिल होती। इनॉकुलेशन वैक्सीन इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशंस। तो वैक्सीन यानी अगर हम पोलियो के लिहाज से बात करें तो पोलियो का जो कतरा है वो वैक्सीन है, और पोलियो के कतरे का जो पिलाने का अमल है वो वैक्सीनेशन है, और पोलियो के कतरे के अंदर जाने के बाद जो पोलियो के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बाद, अच्छा अभी हमने वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी। आगे हमने डिस्कस करना है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन जिस साइंटिस्ट ने की है उसका नाम है एडवर्ड जेनर, और जिस सन में की है वो है 1796। अच्छा, वैक्सीन को वैक्सीन क्यों कहा जाता है, वैक्सीनेशन क्यों कहा जाता है? बेसिकली हमारे पास एडवर्ड जेनर ने जो सबसे पहले जो वैक्सीन के तौर पे चीज़ को इस्तेमाल किया वो काउपॉक्स पस थी। यानी उसने क्या किया, गाय को एक बीमारी होती है जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उससे ये पीप ली और उस पीप एक 8 साल बच्चे में इंजेक्ट कर दी, और उस पीप ने जाके उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप की अगेंस्ट द काउपॉक्स। तो इसकी डिटेल हम आगे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो वहीं से चूँकि सबसे पहले काउपॉक्स पस को इस्तेमाल किया गया वैक्सीन के तौर पे, तो इसी को हम वैका कहते हैं, क्योंकि लैटिन में वैका किसको कहा जाता है? काऊ से। चूँकि ये सबसे पहले काऊ से हासिल हुई थी और काऊ को लैटिन में वैका कहा जाता है, और इसी वजह से इस वैका से वैक्सीन की टर्म निकली। अच्छा, यह बात आपने याद रखनी है, जो वैक्सीन की टर्म है इस्तेमाल लुईस पास्चर ने की है। इसको हम डिटेल में आगे चैप्टर नंबर 5 और 6 में डिस्कस करेंगे। तो अपने जहन में रखना, ये जो नाम इस्तेमाल किया है, प्रोसेस एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था और नाम लुईस पास्चर ने इसका इस्तेमाल किया है। तो फ्रॉम वैका टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन इज ड्राइव्ड, तो निकली है। उसके बाद जब से ये प्रोसेस डिस्कवर हुआ है तो इस पे एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर ने मिलकर काम किया था और ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया, और उस वक्त से लेके वैक्सीनेशन इज कैरीड आउट, वैक्सीनेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है टू मेक द पीपल इम्यून। लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत उनकी बॉडी में डेवलप की जा रही है, यानी लोगों को वैक्सीन दी जाती है, और वो वैक्सीन वायरस के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, वो वैक्सीन बैक्टीरिया की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। एपिडेमिक्स का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जो वबा की शक्ल में फैलती है, जैसे
शुरू में हमारे पास ये जो पोलियो है वो वबा की शक्ल में फैलती थी, स्मॉल पॉक्स ये वबा की शक्ल में फैलती थी। तो ऐसी बीमारी जो ख़तरनाक भी हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, और वो वबा की शक्ल में फैलती है, तो उनके ख़िलाफ़ अक्सर वैक्सीनेशन लोगों में की जाती थी। उसके बाद कुछ, जैसे हम पोलियो की बात करें तो पोलियो के कतरे 5 साल की उम्र तक पिलाए जाते हैं ताकि वो सारी ज़िंदगी उसको पोलियो की बीमारी से महफूज किया जा सके। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड, कि इंडिविजुअल बाज़ दफ़ा उसको वैक्सीन दी जाती है ताकि उन लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा किया जा सकते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो ये उसके बाद वैक्सीनेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी वैक्सीनेशन की वजह से हमें क्या फ़ायदा मिला है। तो वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी सारी बीमारी जो पहले बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ थी और बहुत ज़्यादा वबा की शक्ल में फैलती थी, आजकल वो बिल्कुल नापैद होने वाली हैं ऑलमोस्ट। पोलियो बहुत कम दुनिया में रह गई है, वूपिंग कफ काली खांसी को कहा जाता है, मम्प्स कनपेड़ को यहाँ छोटा सा पेड़ा निकलता है, मीजल खसरे को कहा जाता है। तो ये सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो पहले बहुत कॉमनली फैला करती थी, लेकिन आजकल वैक्सीनेशन की वजह से इनको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। तो वैक्सीनेशन के एक नाम और भी है शॉट्स, अक्सर ये आ जाता है कि डिफाइन शॉट्स, तो आपने वैक्सीनेशन को ही डिफाइन करना है। उसके बाद साइंटिस्ट ने इनकी वैक्सीन तो तैयार कर ली है, पोलियो की वैक्सीन तैयार कर ली है, वूपिंग कफ की तैयार कर ली है, मम्प्स की तैयार कर ली है, मीजल्स की कर ली है। साइंटिस्ट की कोशिश है कि और भी जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ भी वैक्सीन तैयार हो जाए। तो साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट फॉर अदर डिजीज। स्मॉल पॉक्स जो बहुत पुरानी बीमारी है, चाइना के अंदर एक पूरे वबा के तौर पर फैलती थी, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन अब स्मॉल पॉक्स, ये WHO ने एक दावा किया है कि वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। यानी कुछ चंद गरीब ममालिक में शायद हो, वैसे दुनिया से इट इज़ क्लेम्ड दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यू टू वैक्सीनेशन। यानी एक बहुत बड़ी वैक्सीनेशन की कामयाबी है कि इस बीमारी जो एक बहुत कॉमनली डिजीज़ थी तो उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, एड्स के बारे में भी साइंटिस्ट ने वैक्सीन तो तैयार कर लिया, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, लेकिन अभी तक उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। तो एड्स की वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया कि वैक्सीन है क्या, फिर हमने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को डिफ़ाइन किया, फिर वैक्सीनेशन का फ़ायदा क्या होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद डेवलपमेंट जिस साइंटिस्ट ने की, एडवर्ड जेनर ने डेवलपमेंट की, उसके बाद नाम कैसे रखा गया, और ये अब बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाता है मुख्तलिफ डिजीज़ के ख़िलाफ़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे ये वाला अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट को याद नहीं रहता, डिस्क्राइब द शॉर्ट्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। बाकी जो अगला लेक्चर है वो इसका एक पार्ट रह गया है जिसमें हम ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। Allah Hafiz. Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.